हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिकल 40, 41, 42, 43 ऐसे कई सारे आर्टिकल्स दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने 36, 37, 38, 39 को अच्छे से क्लियर किया था दोस्तों। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने PYQs भी सॉल्व करवाए हैं 2013 से लेकर के 2023 के, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट में। साथ ही साथ दोस्तों मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर फुल वीडियोस बनाए हैं, 8 to 9 वीडियोस अपलोड है मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों आर्टिकल 44 क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश एंड एम्पावर विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत को एम्पावर करना चाहिए टू फंक्शन एज अ सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। ये आर्टिकल इज पार्ट ऑफ द DPSP। दोस्तों क्या करना चाहिए, पंचायत को एम्पावर करना चाहिए, यानी कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। और स्टेट क्या करना चाहिए, गिव विलेज पंचायत अथॉरिटी एंड उनको पावर देना, अथॉरिटी देनी टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। और ये आर्टिकल किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये आर्टिकल बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम विच इज़ द लोकल गवर्नमेंट इन विलेज। आपको पता होगा दोस्तों 3 टीयर्स में होते हैं गवर्नेंस। तो जो लोकल लेवल पे होते हैं जिसे हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, वो क्या है लोकल गवर्नेंस के लिए वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके विलेज पंचायत्स को, और उनको पावर भी प्रोवाइड करेंगे, उनको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करेंगे जितना नेसेसरी हो पाए ताकि वो इनेबल हो सके फंक्शन करने के लिए एज द यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ग्राम सभा के बारे में बताए गए हैं एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम, ताकि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके। उनके पावर्स हैं जो कि इंट्रस्ट किए गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। दोस्तों ये अमेंडमेंट से 73rd अमेंडमेंट एक्ट से प्रोविजन मिला हुआ है क्या चीज़ के लिए, 3 टियर पंचायत राज सिस्टम के लिए। आपको पता है दोस्तों पंचायत राज सिस्टम 3 टियर्स पे है, यानी विलेज लेवल पे, और एक ब्लॉक लेवल पे यानी कि इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा क्या है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल। अपने आने वाले वीडियोस में मैं और भी एलेबोरेट तरीके से 73rd अमेंडमेंट को कंप्लीट करूंगी दोस्तों। अभी के लिए उतना डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं क्योंकि मेनली हम इसमें जो है DPSP से रिलेटेड आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल 41 क्या कहते हैं कि स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, यानी क्या करे, जो स्टेट को डायरेक्शन देते हैं कि वो सिक्योर करे राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस कुछ ऐसे केसेस में। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ओल्ड एज है यानी कि ज़्यादा उम्र हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, सिकनेस बीमारी है, या डिसएबलमेंट है, तो इट इज़ वन ऑफ द DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, यानी दोस्तों स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस तरीके से, किस रूप में, एक वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में। और यहाँ पे उन पार्ट्स ऑफ सोसाइटी को फोकस करते हैं जिनको की हेल्प की ज़रूरत होती है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों कई सारे इश्यूज हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों में बेरोजगारी है, खाना नहीं मिलता, फूड स्कार्सिटी है, जैसे ओल्ड एज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। ओल्ड एज में तो शरीर भी साथ नहीं देता है, काम भी नहीं कर सकते हैं, डिसेबल है मान लीजिए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हेल्प करना, ऐसे नीडी पीपल को हेल्प करना तो गवर्नमेंट करते हैं, उनको लुक आफ्टर किए जाते हैं बाय दी गवर्नमेंट। दोस्तों जैसे आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा प्रोग्राम चलाया गया है, फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो स्टेट ये ध्यान रखते हैं कि एडिक्वेट शिक्षा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल कराए जाए टू द बेस्ट ऑफ इट्स करेंट इकोनॉमिक एबिलिटीज़। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 41 में इस तरह की बातें की जाती हैं, यानी बेसिकली राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, एंड अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट में एंड डेवलपमेंट में इफेक्टिव प्रोविजन बनाते हैं ताकि इन सबको सिक्योर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जैसे बेरोजगारी हो गई, ओल्ड एज हो गए, सिकनेस, डिसेबलमेंट, तो इन सारे केसेस के ऊपर में जो है गवर्नमेंट क्या करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 42। ये क्या बात करते हैं, दैट द स्टेट मस्ट इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस। यानी दोस्तों जो स्टेट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर कराए जस्ट और ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस। दोस्तों आपको पता है कि मान लीजिए वर्क तो मिल जाएंगे, लेकिन वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते थे जो कि क्या करते थे, ह्यूमन एक्सक्रेटा को उठाते थे, ठीक है ना, तो इनसे बीमारी हो सकते हैं, बहुत तरह के हेल्थ को नुकसान पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने क्या है कई सारे सुधार किए हैं। तो आर्टिकल 42 इसी के बारे में कहते हैं कि ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, यानी कि ऐसा कंडीशन होना चाहिए जिसमें काम किया जा सके, है ना। इसके अलावा दोस्तों मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करते हैं। ये भी सोशलिस्टिक नेचर के पॉलिसी है, जिसमें क्या है अचीव करना है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ दी पीपल। ठीक है दोस्तों, कैसे वेलफेयर को हमें प्राप्त करने हैं, सोशल प्लस प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस। वही है दोस्तों, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करते हैं। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेफ, यानी कि सेफ और हेल्दी वर्क। अब ऐसा काम करवा रहे हैं जहाँ हमारे जान को खतरा है ना, तो ऐसा वर्क इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, एक सेफ एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट प्रमोट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है जो स्टेट है वो क्या करें, प्रमोट करें एक्सेस टू फेयर वेज मिलना चाहिए, रीजनेबल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, है ना दोस्तों, रीजनेबल वर्किंग आवर्स। अब मान लीजिए कि दिन के 8 घंटे 10 घंटे, अब मुझे कोई बोलेंगे 22-22 घंटे काम करो, 20-20 घंटे काम करो, तो फिर वो रीजनेबल वर्किंग आवर्स नहीं है ना। और जितने मैं काम करूँ उतना फेयर वेज भी मुझे मिलना चाहिए, कंडीशंस जो है सेफ होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है कि आर्टिकल जो है 42 इसको क्यों पास किया गया। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 23 1948। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा, दैट स्टेट ऑर्डिनेंस डिनाइंग मैटरनिटी लीव। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रूल किया कि स्टेट ऑर्डिनेंस डिनाइंग मैटरनिटी लीव, जो स्टेट ऑर्डिनेंस है जो डिनाई करते हैं किसको, मैटरनिटी लीव टू ए वुमन आफ्टर हर थर्ड प्रेगनेंसी, है ना, कहते हैं थर्ड प्रेगनेंसी के बाद जो है उनको नहीं मिलेगा, डिनाई हो जाएंगे मैटरनिटी लीव। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 42 का क्या है, वायलेशंस भी है। दोस्तों करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहा कीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ नई खबर आते रहते हैं कि स्टेट ने क्या किया है, किस तरह की स्कीम्स या किस तरह की जो चीज़ें चल रहे हैं, तो आपको वो सब भी आइडिया देंगे, इसको और बिल्डअप करेंगे, है ना, एडिशनल सप्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहते हैं, आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है दोस्तों, गारंटी अ लिविंग वेज एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस एंड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। यानी कि दोस्तों डिसेंट वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रूरल एरियाज को क्या करना है, इम्प्रूव भी करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और क्या है दोस्तों कि स्टेट शुड इंश्योर दैट वर्कर्स रिसीव अ लिविंग वेज मिलना चाहिए, है ना। उसके अलावा क्या कहा गया है, द स्टेट शुड इंश्योर दैट द वर्कर्स हैव कंडीशंस दैट अलाउ देम टू एंजॉय लेजर। दोस्तों आप भी काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो आपको हर 2 घंटे 3 घंटे पे एक लेजर टाइम चाहिए होता है, अपने लिए ब्रेक चाहिए होता है। तो अब मान लीजिए आप काम ही कराते रहेंगे वर्कर्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशंस जिसमें कि उनको थोड़ा सा आराम भी करने का मौका मिले, थोड़ा सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी मिले, तो इस तरह की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। द स्टेट शुड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, वही है, सिक्योर वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और अदर मीन्स। यानी कि अलग अलग तरीकों से लॉ बना के, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से या दूसरे तरीकों से क्या करना चाहिए, एक सिक्योर वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फेयर कॉम्पनसेशन फॉर लेबर, कॉम्पनसेशन भी फेयर होना चाहिए। गैप बिटवीन रिच, दोस्तों कोई अमीर है तो अमीर ही होता जा रहा है, कोई गरीब है तो गरीब ही होता जा रहा है, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, तो उस गैप को भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, वर्कर्स कैन लीड डिग्निफाइड लाइफ्स, और वर्कर्स भी क्या करें दोस्तों, ऐसा काम करवाओगे जो सेफ नहीं है, उनको जो है आराम नहीं मिलता है, उनको आप मतलब एक सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फिर कैसे होगा, नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 43 हमें इन सब के बारे में बताता है। लिविंग वेज होना चाहिए,
है ना। सिक्योर सुटेबल लेजिस्लेशन होना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। जो वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर्स होते हैं, उनको लिविंग वेज मिलना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, और फुल एंजॉयमेंट कर पाए, लेजर मिलना चाहिए, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल वो दोस्त वो क्या है, वो एक प्रकार के दोस्तों ह्यूमन है, इसको तो आप नहीं बोल सकते हो ना। स्टेट को कॉटेज इंडस्ट्रीज भी प्रमोट करने चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है किसमें लिखे गए हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 43 में लिखे गए। आई होप कि आपको सारे कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44। किसके बारे में बात करता है दोस्तों, करंट अफेयर्स में काफ़ी बने रहते हैं, आपको पता ही होगा। और मैंने वीडियो भी बनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, यानी कि यूसीसी के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो आर्टिकल 44 में कहते हैं कि स्टेट शुड वर्क टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी सिटीजन्स के लिए क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सभी सिटीजन्स के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, उनके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से क्या होगा दोस्तों, एक ऐसे लॉज फ्रेम होंगे, सेट होंगे, जो सभी नागरिकों के लिए बराबर होंगे। शादी का, मैरिज से रिलेटेड लॉ होते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ होते हैं, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, तो ये सभी से रिलेटेड लॉज क्या होने चाहिए, एक हो। दोस्तों क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू है अभी? नहीं दोस्तों, अभी नहीं है, ठीक है। तो इस पे भी बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना, इक्वलिटी से प्रमोट होगा, और फेयरनेस आएंगे, जस्टिस आएंगे, और यूसीसी की मदद से क्या होगा दोस्तों, डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स जो है हार्मोनाइज हो जाएंगे। तो ये यूसीसी का भी आइडिया आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। जो पर्सनल लॉज की बात करते हैं, तो पहले क्या था कि पर्सनल लॉज हिंदू के लिए अलग होते थे, मुस्लिम के लिए अलग होते थे। कहते थे कि अभी भी होते हैं दोस्तों, कहते हैं कि मैरिज, डाइवोर्स, ये सब इनहेरिटेंस से पर्सनल लॉज हैं, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं पर्सनल है, हिंदू के अलग होंगे, मुस्लिम के अलग होंगे। लेकिन सरकार सोच रहे हैं कि नहीं, अब कॉमन लॉज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ होने चाहिए, ठीक है। द आइडिया ऑफ यूसीसी डेट्स बैक टू colonial इंडिया व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट recommended द पर्सनल लॉज फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स बी केप्ट सेपरेट, ठीक है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, गारंटी करते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि जो 14 इयर्स तक के बच्चे हैं दोस्तों, उनको क्या होना चाहिए, कंपलसरी और फ्री शिक्षा होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू मेक एफर्ट्स, यानी कि स्टेट क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं ना, ताकि एजुकेशन मिल सके विद इन 10 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमेंसमेंट, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी, यानी कि फ्री में, बिना पैसे लिए हुए गवर्नमेंट क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है दोस्तों। द 86th अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता होगा 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया है, एक्सटेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 45, क्योंकि यहाँ पे क्या किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की भी बात किए गए हैं अंडर द एज ऑफ 6। दोस्तों करंट अफेयर्स को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे न्यूज़ भी आते हैं। जो 6 साल के अंदर के बच्चे हैं, है ना, उनको उनको चाइल्डहुड केयर देना, एजुकेशन देना, ये सभी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 86 अमेंडमेंट हमने देखा, और राइट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं, कंपलसरी फ्री प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल क्या है दोस्तों, 6 वर्ष तक के लिए प्री स्कूल, और जो इनके हॉलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक एजुकेशन उनको ज़रूरत होगी टू सर्वाइव, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 46। क्या कहते हैं आर्टिकल नंबर 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रमोट करते हैं एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, स्पेशली जो एससी होते हैं, एसटी होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस ग्रुप्स, मतलब जो स्टेट होते हैं उनको वो क्या करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन ग्रुप्स को वो एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं एंड सोशल इनजस्टिस से बचाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही लिखा हुआ है आर्टिकल 46 प्रमोट्स एजुकेशन इन वीकर सेक्शंस टू हेल्प देम ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों अगर कोई पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है ना, उनके पास कोई स्किल नहीं होंगे, तो गरीबी तो ऑटोमेटिक है कि आएंगे, है ना, उनके साथ भेदभाव भी होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो गरीब होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके साथ भेदभाव भी ज़्यादा होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होता है, उनको अपने राइट्स के बारे में मालूम नहीं होता है।
तो ये पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन को साइकिल को ख़त्म करने के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, है ना, वीकर सेक्शन सोसाइटी उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट रोल हैं वो अंडर आर्टिकल 46 कौन प्ले करते हैं रोल, स्टेट गवर्नमेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये आर्टिकल भी समझ में आए होंगे। दोस्तों जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जो वीक कम्युनिटीज़ होते हैं देश के अंदर में, SC ST, ये काफ़ी ज़्यादा शोषित हुए हैं पहले भी, और अभी जो है इनके एक्सप्लॉयटेशन के बचाव से करना है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर वर्ग होते हैं समाज के, और उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो क्या कर सकते हैं। काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। शिक्षा की कमी है दोस्तों, काफ़ी सारे फैसिलिटी से वो वंचित रह जाते थे। तो अब स्टेट ये इंश्योर करेंगे कि उनको जो है इनफ केयर मिल सके, एडिक्वेट इकोनॉमिक एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, है ना, जो सभी को मुहैया करा जाते हैं, साथ ही साथ इनको भी, जो SC हैं दोस्तों, जो ST हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने DPSP से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए थे, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।